गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलो आज फिर मैं सीरीज़ स्टार्ट करता हूँ। और कल मैंने 129 जो 126 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करवा दिए थे। और अभी आपकी फ़िज़िक्स चल रही है और एक क्लास आपको शाम को आया करेगी, उसमें भी आपकी मैं बायोलॉजी स्टार्ट कर दूंगा, जिससे कि साइंस का पोर्शन जल्दी ही कवर हो जाएगा। ठीक, तो आज मेरा सेकंड पार्ट है। क्या लिखा है? मैकेनिकल केमिस्ट्री ऑन एंड मोशन एंड अंडर द ग्रेविटी। तो यहाँ पे आज मैं सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। इसके बाद में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग पर प्रयोग होता है। साइकिल और कार में जो बॉल बेयरिंग होता है, बॉल बेयरिंग उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लिखा है पहिए और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। पहिए और धुरी के बीच, इसके बाद बोला पहिए और धुरी के बीच जो है वो वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है। उसके बाद पहिए और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। उपयुक्त कथनों में से कोई सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जब साइकिल और कारों में जो बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि पहिया और धुरी के बीच जो सस्पर्श प्रभावी क्षेत्र होता है वो घट जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भूकंप अधिकांत क्या होता है? भूकंप जो है वो अधिकांशता क्या होता है? तो भूकंप अधिकांशता क्या होता है? यहाँ पे लिखा है भूकंप अधिकांश क्या होता है। पहला ऑप्शन आपके सामने पृथ्वी के भीतर, पहला ऑप्शन आपके पृथ्वी के भीतर बिंदु जहाँ भ्रंश के पास संचलन होता है। दूसरा, बिंदु जहाँ पर भूकंप लेखी अवस्थित होता है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने संबंधित भूकंपों के समूह सन्निहित केंद्र होता है। उसके बाद लिखा है उस स्थान के प्रत्यक्षता ऊपर बिंदु जहाँ भ्रंश क्षेत्र के साथ संवादित क्षेत्र होता है, मतलब भ्रंश भी होता है, उसके बाद संविदादरण भी होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भूकंप अधिकांश क्या होता है? तो यहाँ पे आपके मैंने मेंशन कर दिया। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सुनामी, क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखा है कि सुनामी किसके द्वारा नहीं होती है? सुनामी एक के द्वारा नहीं होती, तो सुनामी किसके द्वारा नहीं होती है? भूकंप के द्वारा, प्रजनन के द्वारा, उसके बाद में प्रभंजन के द्वारा, समुद्री तलीय भूस्खलन के द्वारा, ज्वालामुखी उद्गार के कारण। तो जो सुनामी का लहर है, अभी आपने देखा था कि 2014 में सबसे ज़्यादा सुनामी लहर आई थी वो इंडोनेशिया में, तो उससे ज़्यादा अभी तक नहीं आई है। उसकी जो लेंथ थी वो बहुत ज़्यादा थी सुनामी लहर की। तो ये भूकंप से भी आता है और ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तब भी ये भूकंप मतलब सुनामी आती हैं, और भूकंप से भी आती हैं। तो समुद्री तल से आती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रभंजन से जो है सुनामी नहीं आती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेल से अंशतः भरा हुआ तल एक टैंकर समतल दर्पण पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। जो तेल से अंशतः भरा हुआ एक तेल का जो टैंकर है वो समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तो क्या होगा? ये बोला है आपसे, पूछा यहाँ से। तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन आपके सामने है कि क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि उससे पीछे का सिरा गहराई होगा, क्षैतिज बना रहेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन का है क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिकांश जो अधिक गहराई होगी। उसके बाद परवलयिकार वक्र का आकार होगा। तो तेल जैसे आपने देखा होगा कि सड़कों पे क्या होता है कि तेल से भरा हुआ टैंक जो होता है वो जा रहा होता है, तो उसमें क्या आपको महसूस होता है? तो वहाँ पे क्या होता है कि परवलयिकार वक्र का जो आकार होता है, वक्र का आकार कैसा होता है? परवलयाकार होता है। कैसा वक्र का आकार होता है? तो परवलयाकार आकार इसका होता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारहीनता होती है। तो भारहीनता होती है, तो भारहीनता का मतलब क्या हुआ? भारहीनता मतलब जहाँ हमें भार जो है वो ना समझ में आए, हमारा खुद का स्वयं का भार हमें जीरो समझ में आई। तो जीरो मतलब शून्य। गुरुत्वाकर्षण की स्थिति जहाँ शून्य होती है वहीं पे आपको शून्य समझ में आएगा। तो गुरुत्वाकर्षण जहाँ पे आपको खिंचाव नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा कि आपका भार शून्य समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 131 कंप्लीट हो चुके। तो अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखो आपके लाइक और शेयर से ही सब कुछ हो पाता है। तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। उसके बाद 131 हो चुका था, उसके बाद 132 की तरफ आ चुके हैं। 132 बता दीजिए 132 क्या हो जाएगा आंसर इसका? 132 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होगा। जो भारहीन होगा जहाँ पे वहाँ पे गोलावश का जो मोमबत्ती का आकार होगा वो कैसा होगा? मोमबत्ती का आकार कैसा होगा? गोलाकार होगा। अपने मोमबत्ती को चलते हुए देखा होगा। यहाँ पे लिखे भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती का आकार कैसा होगा?
वैसे तो आप मोमबत्ती जहाँ गुरुत्वाकर्षण लगता है तो वहाँ पे मोमबत्ती का आकार जो है वो सीधा होता है, मतलब एक लंबकार। उसके बाद में यहाँ पे यदि बोला है कि भार ईंधा, मतलब जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं लगेगा वहाँ पे मोमबत्ती का आकार क्या होगा, तो वहाँ पे मोमबत्ती का आकार क्या होगा, गोलाकार होगा। अगला ऑप्शन आपके सामने है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, एक भारहीन रबर, क्या लिखा, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम, क्या बोला, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल है, जल भरा हुआ है, जल में इसका भार होगा, क्या बोला, जल में इसका भार होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा MATO करके, ये है ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये मैं सभी अभी क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड है क्वेश्चन, वो मैं आपको जो क्वेश्चन वैसे हैं सवाल टाइप के, तो वो मैं सभी आपको व्हाइट बोर्ड में कराऊंगा। तो यहाँ पे लिखा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। जब गोला जो है वो मध्य स्थान से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य हो जाता है। हर अपवर्तन में दोल 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेस्ट वेग प्राप्त करता है। दोलन के दौरान गोला का चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। सामान्य दोलक तथा दोलन आयाम समय के साथ साथ क्या होता है, तो ये क्या हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपके सामने नीचे लिखे कथन का सही विचार कीजिए। इसमें से कौन कथन सही है, 3 4 सही है, 1 2 सही है, या 1 2 4 सही है। इसमें से केवल एक गलत है, कौन सा, तीसरा, बाकी बात सब सही है। दोलन के दौरान गोला चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण शून्य हो जाता है, ये गलत है, बाकी बात सभी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 135 कह रहा है, थोड़ी सी मैं लाइट बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 2 वक्तव्य हैं, एक कथन और दूसरा कारण है। तो यहाँ पे लिखा है एक कथन और दूसरा कारण है, इन दोनों को सही बताना है कौन सी है। पहले तो पूर्व धारण लिखी है, यहाँ पे लिखा है पूर्वक परीक्षण कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लिखा है कूट, क्या लिखा है यहाँ पे, कूट लिखा लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। तो लोहे का एक गोला, सही बात है, पानी में डूब जाता है। इसके बाद कहिए लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के घनत्व से अधिक होता है। तो इसमें कौन सा आंसर है, AR दोनों सही है। RA की स्पष्टीकरण भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये बात दोनों सही कर रहा है, A और R दोनों सही भी हैं और स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। क्योंकि गोले का जो घनत्व, यहाँ पे लिखा लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है और पारे में तैरता रहता। आखिर पारे में तैरता क्यों है, तो यहाँ पे लिखा है कि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। मतलब लोहे का जो घनत्व है वो पारे के घनत्व से अधिक होता है, इसी वजह से लोहे का टुकड़ा पारे में तो तैरता रहेगा, बट आपसे पानी में बोला जाए तो पानी में लोहे का टुकड़ा क्या होगा, डूब जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे देखते हैं 135 एक मिनट 130 कितना हो चुका, 135 कंप्लीट हो चुका। उसके बाद 136 की तरफ चलते हैं। 136 क्या कहता है, आज मुझे लगभग 250 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने हैं। तो 136 क्या कह रहा है, 136 कह रहा है, लिखा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन। अब यहाँ पे आपको विचार करना है क्या ऑप्शन हो सकते हैं। लिखा है बाहरी पहिया पर उल्टेगा, अंदर के पहिया पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन। वृत्ताकार मतलब एक सर्कल में एक 4 पहिए की गाड़ी है, वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है उसके चारों तरफ और बहुत ही तेजी गति से। तो वो आखिर जाएगी कहाँ पे, तो बाहरी पहिया पर उल्टेगी, अंदर के पहिया पर उल्टेगी, बाहर की तरफ फिसलेगी या अंदर की तरफ फिसलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। अंदर के पहिए पर उल्टेगा और इसमें कौन सा सेकंड और थर्ड सही है, बाहर की तरफ फिसलेगा लेकिन अंदर के पहिए की तरफ उलट जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या था, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है आपके सामने है कि एक मैदान में एक तथा दो स्थित बिंदु हैं। एक पहिया सवार C ऐसे जाता है कि कोण ABC सदैव समकोण है। ये संदर्भ में कथनों में विचार कीजिए। लिखा है कि साइकिल सवार का पथ वृत्ताकार है, साइकिल सवार का जो पथ है वो वृत्ताकार है, साइकिल सवार का पथ दीर्घाकार है, साइकिल सवार का पथ, ये हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे व्हाइट बोर्ड पे। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, पहला सही है, साइकिल सवार पर पथ जो है वो वृत्ताकार बनेगा। लेकिन ये अभी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। ये भी लिखा है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही है और त्रिज्या 1% कम हो जाती है तो पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय जो है
त्वरण वो कितना हो जाएगा, तो वहाँ पे त्रिज्या 1 घटेगी तो यहाँ पे द्रव्यमान क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2% जो द्रव्यमान वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है। तो लिखा है पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा, मात्रा घट जाएगी। पृथ्वी पर उसका भार घट जाएगा, मात्रा बढ़ जाएगी। उसके बाद पृथ्वी पर उसका भार और मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा तथा मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। क्या लिखा है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित, जैसे समझना, यदि आप यहाँ से चंद्रमा पर जाओगे तो आपका वजन यदि 60 किलो है या 100 किलो है या 200 किलो, कितना भी वजन है, आप जैसे ही चंद्रमा पर पहुँचोगे तो वो यहाँ का जितना वेट है उसका 1/6 जो है वो आपको चंद्रमा पर अनुभव होगा। लेकिन आपका जो आकार था, जितना आपने आयतन वहाँ यहाँ घेरा था, उतना भी आयतन आप चंद्रमा पर भी घेरोगे। तो वहाँ पे मात्रा आपकी अपरिवर्तित रही, आपका आयतन अपरिवर्तित रहा, लेकिन आपका भार जो था वो आपका कम हो चुका। उसी प्रकार से जब आप पृथ्वी पर आओगे, वहाँ पे तो आपका 6 किलो दिख रहा था, लेकिन जब आप पृथ्वी पर पुनः आओगे तो आपका आकार वही रहेगा, लेकिन आपका भार जो है वो 60 किलो हो जाएगा। तो क्या उसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सीधा सा है कि पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी मात्रा जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1140। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है तथा उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा, आंतरिक में उसका भार क्या होगा। आंतरिक में देखो, पृथ्वी पर उसका भार क्या था, 62 किलो था। उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा, आंतरिक में उसका भार कितना होगा, 35 किलोग्राम, 54 किलोग्राम या 70 किलोग्राम। तो ये भी मैं क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे ही कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे कराऊंगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन सब कराने की कोशिश करूंगा जो भी आपके क्वेश्चन है। इसके बाद चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसके बाद यहाँ पे लिखा है 140 लिखा है, 142 यहाँ पे दिया है, 142 यहाँ पे कुछ कथन है, यहाँ पे कथन और कारण दिया है। सबसे पहले कथन को पढ़ लेते हैं। कहाँ लिखा है कि तांबे के एक टुकड़े को, क्या लिखा है कथन, तांबे के एक टुकड़े को कांच के एक, इससे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक। तांबे के एक टुकड़े को कांच को एक तापमान पर गर्म किया जाता है, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा गर्म होता है। कारण, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। यहाँ पे लिखा है क्या ऐसा होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। किंतु ए जो है वो आर की व्याख्या क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि गर्म और ठंडे से घनत्व का क्या मैटर। तो यहाँ पे आपका ए सही हो जाए, ए आर दोनों सही है, बट ए जो है वो आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन 143 लिखा है, निम्नलिखित दूरी समय आरेख में से कौन सा एक आयामी समगति निरूपित करता है। तो इसका आंसर, आप इसमें ऑप्शन नहीं दिए, चलो मैं देख लेता हूँ इसका ऑप्शन क्या है। नहीं ऑप्शन, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, इस धरातल पर यह निश्चित दूरी से वह कैसे बढ़ सकता है। एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज पर खड़ा हुआ है तो वो कैसे बढ़ेगा, कूदकर, छींक कर तो कोई भाई हुआ नहीं, दौड़कर। देखो कोई व्यक्ति घर्षण रहित, जहाँ पे घर्षण नहीं है वहाँ घर्षण में चलने में भी प्रॉब्लम होगी, तो कूदने में भी। तो 100% जहाँ घर्षण नहीं है, तो घर्षण नहीं होगा तो हम चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते। लेकिन हाँ इतना कर सकते हैं कि हम लुढ़क के घूम के चल सकते हैं। तो इसके जहाँ घर्षण रहित क्षेत्र है वहाँ पे हम क्या करेंगे, लुढ़क कर आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कथन और कारण फिर से आ गया। ये कथन और कारण पूछे जाते हैं, आप ये मत कहना कि आपने क्यों रखे। तो ए पूर्णतया लिखा है कि एक पूर्णतया घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने से अपने गति में ला सकता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं होता तो संवेग वेग अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है इसके, देखो अब यहाँ पे आप कहेंगे कि कथन कारण आपने बहुत दिए, तो कथन कारण इस वजह से दिए क्योंकि ये कथन कारण पूछे जाते हैं। तो लिखा ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गलत है और आर सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन जितने भी आपको देख रहे हैं ये सभी मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे। लिखा है यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में
मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? उसका घनत्व तो नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, सांद्रता नहीं बदलेगी, उसका आयतन नहीं बदलेगा। देखो घनत्व तो बदल जाएगा, पहले पानी का घनत्व कुछ कम था, अब आपने चीनी मिला दिया तो घनत्व थोड़ा सा बढ़ गया। उसके बाद द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान में आपने भी परिवर्तन कर दिया, उसमें कुछ आपने बैक्टीरिया मिला दिया। उसके बाद सांद्रता भी बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, जितना पहले आयतन था पानी का आयतन उतना अभी भी वही आयतन रहेगा। अगला क्वेश्चन है 147, लिखा है कि वस्तु की मात्रा बदलने में अपरिवर्तित है। वस्तु की मात्रा जो है बदलने में अपरिवर्तित है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? वस्तु की मात्रा बदलने में अपरिवर्तित है तो भार, आयतन, द्रव्यमान और घनत्व। तो वस्तु की मात्रा बदलने में अपरिवर्तित रहेगा क्या? घनत्व। वस्तु की मात्रा कितनी भी हो जाए, कम भी हो जाए, लेकिन उसका घनत्व वो भी अपरिवर्तित रहेगा। उसके बाद लिखा है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाएगा? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, पृथ्वी पर उसका भार कुछ है और चंद्रमा पर बोला था हमने कम हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसका भार जो है वो घट जाएगा। अभी हमने आपको एग्जांपल के जरिए बताया था, समझाया था। उसके बाद 149 क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा कि साधारण यंत्र, क्या लिखा? साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र जो है किसी व्यक्ति की सहायता करता है, कैसे? कम बल प्रयोग करके भी उतनी मात्रा कम करने पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा काम करने में जो है साधारण यंत्र प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 150 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको ये कथन कारण मान लो, यहाँ पे लगेगा गुरुत्व अधीन भ्रमावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d तथा विचलन में किसमें सही है? तो इसका भी ऑप्शन नहीं दिया है, चलो हम देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये 151 लिखा है, दिए हुए आरेख में कोई लड़का ओ बिंदु पर, हमने बोला कि यहाँ पे कोई आरेख है, ओ बिंदु है यहाँ पे, उसके बाद पर खड़ा है, वह एक गेंद को समान बल से 3 बार फेंकता है, परंतु हर बार गेंद को भूमि के सापेक्ष फेंकता है। चलो इसे देख लेते हैं और इसमें ऑप्शन क्या दिए, कैसा दिया है। तो यहाँ पे लिखा है जिसकी गति, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रारंभिक अनति जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक ऊंचाई पर। आप जितनी ही स्पीड से फेंकोगे, कोई बॉल हो या कोई पदार्थ हो या कोई वस्तु हो, तो आप जितनी भी स्पीड से फेंकोगे वो उतनी ही स्पीड से आपकी ऊंचाई पर पहुँचेगी। यदि आप कम बल लगाओगे तो वो कम दूर जाएगी। ये तो सीधा सा मेथड है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन एक और पूछ लिया, ये कहा क्वेश्चन कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्ररोध जो है वो आवर्तकाल क्या होगा? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया है और ये लगभग हमारे हिसाब से तो शायद हर शिफ्ट में आया होगा। लिखा है कोई लड़की अधिक जो झूले पर बैठी है वो अचानक खड़ी हो जाती है, तो प्ररोध जो है वो आवर्तकाल क्या होगा? लिखा है अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसके बाद में लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो उसका क्या होगा? आवर्तकाल तो कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल जो है वो जब हम बैठे होते हैं तो उसका आवर्तकाल कुछ होता है और जब हम खड़े हो जाते हैं तो उसका आवर्तकाल कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे कम जरूर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एक ऊंची इमारत 9.8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो ये भी क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड में आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसे हम समझा नहीं सकते आपको। यहाँ पे लिखा है एक और क्वेश्चन लिखा है कि लोलक की कलावधि टाइम पीरियड क्या होता है? तो यहाँ पे लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापमान की। तो देखो समय तापमान में कोई मैटर नहीं करता, हमें लोलक की कालावधि, काल क्या होता है उसका? तो लंबाई के आधार पर, मतलब जितना लंबा होगा उतना कम टाइम लगेगा, जितना कम होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। उसके बाद लोलक घड़ियों में गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? जो लोलक घड़ियाँ होती हैं वो गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लिखी कुंडली में घर्षण के कारण, गर्मियों में दिन लंबे हो जाते हैं गर्मियों में लंबे दिन हो जाते हैं, इससे क्या मैटर से करता है घड़ियों की? सुई का मतलब लंबे बढ़ने में मतलब जो गर्मियों में दिन बढ़ जाता है तो उससे सुई का मतलब क्या हुआ? इसके बाद अगला क्वेश्चन, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, गर्मी में लोलक भार बढ़ जाता है। गलत, ये भी कुंडली में घर्षण के कारण नहीं, यहाँ पे सीधा करेक्ट आंसर लोलक की लंबाई बढ़ जाने से, जिससे कि इकाई दोलन जो है वो बढ़ जाता है।
अगला देखते हैं 56 क्या कह रहा है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है। घड़ी में जो स्फटिक क्रिस्टल पर कार्य जो है किस प्रकार आधारित होता है, तो ये भी हम देख लेते हैं। अभी आपके सामने आ रहा है आंसर, ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है जॉनसन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव या दाब या एडिशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दाब। दाब पे निर्भर करता है ये चीज़ें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है। तो पुर्जा क्या होता है, वो क्रिस्टलीय दोलित्र होता है। क्या क्रिस्टलीय दोलित्र होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मनुष्य स्थित नाव से 5 मीटर, ये भी आपको क्वेश्चन जो है वो आपको व्हाइट बोर्ड में मिलेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर जो प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप पर निर्भर होता है। उच्चतम ताप पर क्या निर्भर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने, ऊपर से छिद्र का क्षेत्रफल व पकाओ जाने पर पदार्थ, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा हुआ वजन जो है वो निर्भर करता है प्रेशर कुकर पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है वजन कैसे, कि मतलब यदि ज़्यादा वजन रखा होगा तो उसमें से जो वायु है या भाप बोलें तो वो कम निकलेगी, तो उससे जल्दी से कोई चीज़ पक जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि समान गति से जा रहे हवाई जहाज़ से यदि एक बम नीचे गिराया जाए तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज़ की स्थिति क्या हो जाएगी। बम गिरने के साथ, बम गिरने के स्थान से आगे, बम गिरने के ठीक ऊपर, बम के ठीक ऊपर, या बम गिरने के स्थान से पीछे, या आगे या पीछे उसकी गति निर्भर करती है। तो जब बम गिराया जाएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी, उसके जस्ट ऊपर होगी। क्या होगी, जैसे कि हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल का इतना रोटेट होता है कि जब भी हम बॉल आगे की तरफ फेंकेंगे तो हम आगे चलते भी जाते हैं और बॉल को कैच भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फेंकने का स्टाइल होता है, या फेंकते हैं तो उतने ही समय के अंतराल में फेंकते हैं कि जिससे कि जितना हम आगे बढ़ जाएँ उतने में हमारी बॉल जो है हमारे हाथों में आ जाए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 161 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जब एक पत्थर को, तो इसका भार बदल जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, भार में परिवर्तन हो जाएगा। इसका आंसर आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 162 की तरफ चलते हैं। 162 आपके सामने आ चुका है। 160 क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे भी आपका लिखा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिरी हुई दिखाई देती है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि वह बड़े तल से क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। गलत। उसके बाद वह शीर्ष भाग से पतली होती है। गलत। ये दोनों गलत हैं। उसके बाद इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र के निम्नतम स्तर पर रहता है। ये भी गलत है। इसका लिखा गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा अंदर के तल बनाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर जो लाइन है, वो रेखा है, वो तल के अंदर रहती है। इसी वजह से पीसा की मीनार अभी भी नहीं गिरी है, क्योंकि वो झुकी हुई है ज़्यादा। इसके बाद लिखा है अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके सामने है लिखा जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर हल्की हो जाती है, पानी की सतह से ऊपर की ओर भारी हो जाती है। तो इसका सीधा सा मेथड है, जब आपने कुएं में से पानी निकाला होगा तो वहाँ से क्या होती है, जब आप कुएं में डालते हैं तो वहाँ से में हल्की लगती है, जब आप उसे खींचते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, भार, ऊपर की तरफ खींचने पर उसकी भार हो जाती है, भारी मतलब वजन हो जाता है ज़्यादा। उसके बाद 164 क्या कह रहा है कि निम्न कथन पर तथा उससे निकालने वाले निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन आपके सामने है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ेगा। इसके बाद में निष्कर्ष आपके सामने, प्रारंभिक में पहिया फिसलेगा, किसी चलायमान वस्तु पर भार कम होगा, एक बार गाड़ी चल जाने के बाद घर्षण कम हो जाता है। तो एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब घड़ी होती है गाड़ी तो घर्षण ज़्यादा लगता है। उसके बाद 165 क्या कह रहा है कि जेट हवाई या नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। लिखा है किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी तक का जितना मैंने क्वेश्चन कराया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ पे लिखा है कोणीय संवेग संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो जेट विमान इंजन है वो किस पर कार्य करता है, तो रैखिक, एक रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न के सिद्धांत पर रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण पर काम करता है। किस पर, रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। किस पर, रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। किस पे करता है, तो संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला कह रहा है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलती है, क्यों निकल जाती है। हवाई जहाज से यदि यात्रा करें तो यदि आप पेन पॉकेट में डालें तो पेन की स्याही क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। क्योंकि वायुदाब में वृद्धि के कारण, वायुदाब में कमी के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि होने के कारण, जो स्याही का आयतन था उसमें आयतन उसके पास कम था, लेकिन स्याही को जैसे ही दाब पड़ा तो आयतन कम होने के कारण, उसके आयतन के प्रभाव होने के कारण स्याही जो है वो निकल जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, किसी पिंड का अधिकतर भार कहाँ होगा, जल में होगा, वायु में होगा, हाइड्रोजन में होगा या निर्वात में होगा। तो किसी पिंड का जो अधिकतम भार है वो कहाँ पर होगा, तो अधिकतम भार उसका वायु में होगा। कहाँ होगा, वायु में होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार जो है वो कहाँ विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, पृथ्वी तल पर सभी स्थानों में समान होगा, ध्रुवों पर निम्नतम होगा या ध्रुवों पर अधिकतम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसी वस्तु का भार जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, जबकि अभी मैंने जस्ट बताया कि वायु में उसका अधिकतम होता है, और पृथ्वी पर सबसे कम होगा। पृथ्वी पर जितना भी होगा उसका 1/6 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 हो जाए, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है 1/4 हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो 1/4 मतलब कम हो जाए। इसके बाद लिखा है ऑप्शन, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, पृथ्वी सूर्य में हो जाएगी, या हमारे सौर वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। हमारी जो सौर वर्ष की जो अवधि होती है वो कम हो जाती है। तो अवधि क्यों ज़्यादा है, क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी से बहुत दूर है, इसी वजह से सौर अवधि जो है बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी उनके स्थान पर दोगुनी हो जाए तो सूर्य पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा। अब जितना है उतना 4 गुना, 2 गुना, या अब जितना है उसका चौथा भाग। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो मैं जल्दी से निपटा देता हूँ। क्योंकि टाइम जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जल्दी से हो जाए सब, और आपके सामने और जितना है उसका आधा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपको देख लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा। लिखा है कि वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा वस्तु का। तो करेक्ट आंसर क्या है, भार शून्य हो जाएगा। जब गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो भार भी शून्य हो जाएगा, और लेकिन द्रव्यमान जितना आज हम जगह घेरे हैं 2 मीटर 4 मीटर, तो वही द्रव्यमान जो है पहले था वही द्रव्यमान वो भी रहेगा। गुरुत्वाकर्षण कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो क्या होगा। तो किनारे की ओर चलने से क्या हो जाएगा, किनारे से दूर बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, किनारे से दूर बढ़ेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने है कि वायुमंडलीय दाब पर अचानक गिरना इंगित करता है। ये हम बता चुके, पहले भी बताया था कि वायुमंडलीय का जैसे ही वायुमंडलीय जो है वो दाब अचानक गिर जाएगा या उसका ग्राफ अचानक गिर जाएगा तो तूफानी जो है एरिया, मतलब तूफान आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का भार होता है। मानव शरीर का भार क्या होता है, तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। जस्ट अभी बताया था ध्रुवों पर अधिक होता है, लेकिन अगर हम बात करें चंद्रमा पर तो जितना भी भार पृथ्वी पर है उसका, तो उसका 1/6 जो है वो चंद्रमा पर हो जाता है। उसके बाद अगला बात करें कि लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, आंतरिक में कितना होगा। तो आंतरिक में कितना हो जाएगा, उसका आंतरिक में 0 हो जाएगा। इसके बाद लिखा है किसी पिंड का भार, अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी पिंड का भार जो है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है या पृथ्वी तल सब जगह समान होता है या विषुवत रेखा पे। तो सीधा सा बात है, किसी पिंड का जो भार है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है लेकिन चंद्रमा पर सबसे कम होता है। चंद्रमा पर 1/6 होता है। उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा से क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से करवा देते हैं। 200 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करवाना है। यहाँ पे लिखा है कि एक व्यक्ति
1 मिनट। यहाँ पे लिखा एक व्यक्ति चलती हुई रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुख करके बैठा है। वह एक सिक्का उछालता है तो उससे पीछे गिरता है रेलगाड़ी की चाल पीछे अपरिवर्तित गति है, आगे जो गतिवर्धन के साथ जो है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी के गिलास में जो बर्फ का टुकड़ा वो तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जस्ट हमने बताया था अभी, जब चीनी का घोल बताया तो उसके प्रभाव जो है उसमें जितना पहले आयतन था आयतन वही रहेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? आयतन भैया कोई नहीं, कुछ नहीं होता, आयतन घट जाता है उसका। जब बर्फ पिघलेगी तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है, इसके बाद में लिखा है जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा? भैया पानी का स्तर वही रहेगा, पानी का स्तर क्या रहेगा? वही रहेगा। उसके बाद में लेकिन हाँ, द्रव्यमान उसका कम हो जाएगा, उसको जो उसने एरिया घेरा तो वो कम हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो इसमें क्या होगा? भैया फिर से वही, पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। फिर से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको क्या घुमा घुमा के बता देना आंसर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है? तो आयतन उसका बढ़ जाता है, घट जाता है, पहले जैसे रहता है या फिर घटता बढ़ता? तो इसमें क्या ऑप्शन है? और हम 20 क्वेश्चन की तरफ, मतलब 200 क्वेश्चन की तरफ पहुंचने वाले हैं, तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दीजिए, सभी लोगों के पास भेज दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? आयतन अपरिवर्तित रहेगा, यहाँ पे लिखा है तो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है? तो पानी का अधिकतम जो घनत्व है वो कहाँ होगा? पानी का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जैसे ही कम ज़्यादा होगा, -4 -+ ऐसे चलेंगे तो उस पर कम ज़्यादा होता है, लेकिन सर्वाधिक की बात करें पानी का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। उसके बाद बात करें, अभी जस्ट ऊपर पूछा था उसका भी आंसर क्या था? सर्वाधिक। उसके बाद जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है? जल का अधिकतम घनत्व, यदि घनत्व की बात करें, जल का घनत्व की बात करें तो 277 केल्विन पे होता है। 277 केल्विन पर जो है जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो भैया किस ताप पर पानी का घनत्व, जस्ट अभी पूछा है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है तापमान या ताप पर जल का जो घनत्व वो सर्वाधिक होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है कि नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों को फोर्स में कौन जिम्मेदार है? तो घर्षण बल जो है वो जिम्मेदार है। कौन है? घर्षण बल जिम्मेदार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है कि वायु शक्ति पावर ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में अपरिवर्तित या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है हवाओं की ऊर्जा होती है तो हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? तो हवाओं की ऊर्जा जो है केवल गतिज ऊर्जा होती है। क्या? एयर जिसे कहते हैं वो केवल गतिज ऊर्जा होती है। इसके बाद लिखा है भूमि में गुरुत्वाकर्षण किस तनाव पर रहता है? तो भूमि में गुरुत्वाकर्षण 1.25। ये भी मैं क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे ही कराऊंगा। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसके बाद में लिखा एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए और इसे 100% आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। लिखा एक व्यक्ति की जो ट्रेन में बैठा है वो अचानक जो है वो ट्रेन आगे की तरफ चल देती है तो उस बैठा हुआ व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपने भी कभी अनुभव किया होगा, बस में ट्रेन में कहीं भी बैठे हो तो अचानक कोई भी वाहन चलता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि गति का जो जड़त्व है वो गति के जड़त्व पर ये निर्भर करता है। क्या? गति के जड़त्व पर निर्भर करता है। उसके बाद लिखा है पानी पर अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? भैया फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया, तो कहाँ हो जाएगा? पानी का जो सर्वाधिक घनत्व कहाँ हो जाएगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस। कहाँ हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या हो जाएगा? तो भैया उसके भार में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। वो भार क्या हो जाएगा? परिवर्तनशील हो जाएगा। ऊपर भार कुछ कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके बाद ये परिवर्तनशील हो जाएगा। उसका 195 की तरफ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो वो भैया न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग पर किसका भार जो है समुद्र में मतलब ऊपर होता है? तो किसका होता है? 1/9। किसका होता है? 1/9 की। उसके बाद लिखा इकाइयों की समस्त
व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और हम अब इस समय 200 क्वेश्चन के करीब पहुंच रहे हैं। तो 200 क्वेश्चन को पहुंचते पहुंचते आपको कम से कम नहीं तो 10-10 लोगों के पास शेयर करना है वीडियो को। इसके बाद लिखा है स्थिर विज्ञान में किसके संबंधित सही है? तो देखो आप इसके बाद लिखा है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विश्राम। क्या लिखा है? विश्राम की स्थिति में। उसके बाद लिखा है नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? नैनो द्रवों का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो वो है घर्षण। क्या है? वो है घर्षण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बल बल जो गुणनफल है, तो बल गुणनफल क्या है? बल गुणनफल क्या है भैया? द्रव्यमान और त्वरण। अब यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपके हमने कंप्लीट करवा दिए। यदि आपको साइंस में बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करवाना है, किसकी? बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करवाना है, या आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, फुल पीडीएफ चाहिए, जिसमें मैंने 7000 करीब क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं और 10,000 उसमें लगभग 20,000 क्वेश्चन के करीब हो जाएंगे। तो यदि आपको ये सभी क्वेश्चन चाहिए तो आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कम से कम 10-10 लोगों के पास वीडियो को शेयर करिए। तो आपको पीडीएफ जो है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर, आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या आप फ्यूचर एकेडमी सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपको लिंक जो है पीडीएफ में हमने जैसे ही आप ओपन करेंगे वीडियोज़ को, वहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया टेलीग्राम पर, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। तो आज इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं और शाम को हो सकता है ये वीडियो आ जाए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।